हेलो प्यारे छात्रों, नमस्कार। हमारे हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी को, उनका जीवन परिचय और राष्ट्र का स्वरूप। हमारे हिंदी बुक का जो गद्य है, प्रथम पाठ है राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। आज हम उनका जीवन परिचय और उनकी जो पाठ है, उनका पाठ के बारे में पढ़ेंगे और उनको महत्वपूर्ण जो प्रश्न है आपके परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम उस पर चर्चा करेंगे। बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग ये वीडियो मिस मत करिए, ठीक है। आप लोग के ही लिए बनाया गया है यह वीडियो। आप परीक्षा करीब आता जा रहा है, समय कम है। समय को देखते हुए हमने यह वीडियो बनाया है कि एक सरल भाषा में आप तक यह पहुंचाया जाए और आप हिंदी में 95+ नंबर लाएं। तो चलो शुरू करते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं ये। और आपका जो प्रथम पाठ है, प्रथम पाठ जो है राष्ट्र का स्वरूप, बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। इससे हर बार प्रश्न आता है बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है बच्चों। तो चलिए, आप बुक खोल लीजिए अपना और कॉपी ले लीजिए और पेन। जो नोट करने वाली चीज़ें जो बताएंगे उसको आप नोट कर लीजिएगा। वासुदेव शरण अग्रवाल जी, वासुदेव शरण, एक मिनट। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? हमें याद करना है। 7 अगस्त 1904 मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? खेड़ा ग्राम में हुआ था, ठीक है। अब खेड़ा ग्राम कहाँ है? मेरठ, मेरठ जनपद में यह खेड़ा ग्राम है। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। अब देखिए, इनका जन्म कहाँ हुआ? खेड़ा में हुआ। कहाँ हुआ? खेड़ा में हुआ। लेकिन इनके जो माता पिता थे कहाँ रहते थे? लखनऊ में रहते थे। अतः इनका बचपन लखनऊ में बीता। इनका जन्म तो खेड़ा में हुआ, मेरठ जनपद में, लेकिन इनका बचपन कहाँ बीता? लखनऊ में बीता। सन 1929 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में इन्होंने MA किया, ठीक है। तदंतर माने बाद में मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर रहे। सन 1941 ईस्वी में, हमने अभी कल का जो वीडियो था ये पुरातत्व संग्रह हमने पढ़ाया था, ठीक है। 1941 ईस्वी में इन्होंने PhD तथा 1946 में इन्हें डीलिट की उपाधि प्राप्त की। डीलिट माने होता है डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर माने साहित्यकार, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उपाधि प्राप्त की। इन्होंने पाणिनिकालीन भारत विषय पर शोध किया। किस पर शोध किया? पाणिनिकालीन भारत विषय पर शोध किया। सन 1946 ईस्वी में से 1951 ईस्वी तक सेंट्रल एशियन एक्टिविटीज म्यूजियम में सुपरिटेंडेंट और भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद का कार्य बड़ी प्रतिष्ठा और सफलतापूर्वक किया। सन 1951 में ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी भारतीय महाविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त हुए। सन 1952 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में राधा मुकुट मुखर्जी व्याख्यान निधि की ओर से व्याख्याता नियुक्त हुए थे। व्याख्यान का विषय पाणिनि था। अग्रवाल जी का भारतीय मुद्रा परिषद नागपुर, भारतीय संग्रहालय परिषद पटना तथा ऑल इंडिया ओरिएंटल कांग्रेस फाइन आर्ट सेक्शन मुंबई आदि संस्थाओं के सभापति पद पर भी रह चुके हैं। अग्रवाल जी ने पाली, यहाँ देखो ध्यान देना, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी
आदि भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया था। सन 1967 ईस्वी में हिंदी के इस साहित्यकार का निधन हो गया। कब निधन हुआ? 1967 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था सबको पता है, 7 अगस्त 1904 को। और मृत्यु कब हुआ? 1967 में। भारतीय, आगे देखिए, यहाँ से देखिए, भारतीय संस्कृति पुरातत्व और प्राचीन, भारतीय संस्कृति प्राचीन इतिहास के ज्ञाता होने के कारण डॉक्टर अग्रवाल के मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक और अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की इच्छा थी। अतः इन्होंने उत्कृष्ट माने बहुत ही अच्छा, स्नेहकार कोटि का अनुसंधानात्मक निबंधों का रचना की। निबंध के अतिरिक्त इन्होंने संस्कृत, पाली, प्राकृत के अनेक ग्रंथों का संपादन किया। भारतीय साहित्य और संस्कृति के गंभीर अध्येता के रूप में इनका नाम देश के विद्वानों में अग्रणी है। अग्रणी माने आगे है। इनकी रचना देख लीजिए, कल्प वृक्ष, पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, मातृभूमि, इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इनके वैदिक साहित्य, दर्शन, पुराण और महाभारत में अनेक गवेषणात्मक लेख लिखे हैं। जायसीकृत, पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाणभट्ट की हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करके इन्होंने हिंदी साहित्य का गौरवान्वित किया है। ठीक है, और आगे देखिए, और संपादित पुस्तकें हैं इनके हैं उर्ज्योति, कला और संस्कृति, भारत, सावित्री, कादम्बरी, उद्धार, अभिनंदन ग्रंथ आदि हैं। इनकी भाषा विषयानुकूल, प्रौढ़ तथा परिमार्जित है। इन्होंने मुख्यतः इतिहास, पुराण, धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में शब्द चयन किया है और शब्दों को उनके मूल अर्थ में प्रयुक्त किया है। संस्कृत निष्ठता के कारण कहीं कहीं वह दुरूह हो गई है। इनकी भाषा में देशज शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। इनकी भाषा में उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों, मुहावरों, कहावतों का अभाव दिखाई पड़ता है। इनकी मौलिक रचनाओं में संस्कृत की सामाजिक शैली की प्रमुखता है तथा भाष्यों में व्यास शैली की इनकी शैली पर इनके गंभीर व्यक्तित्व का गहरी छाप है। ये एक गंभीर अध्यय और चिंतक रहे हैं। इनके व्यक्तित्व का निर्माण एक संचेत शोधकर्ता, विवेकशील विचारक तथा एक सहृदय कवि के योग में से हुआ है। इसीलिए इनके निबंधों में ज्ञान का आलोक, चिंतन की गहराई और भावोद्रेक की तरलता एक साथ लक्षित है मिलती है। या सामान्यतः इनके निबंध विचारात्मक शैली में ही लिखे गए हैं। अपने निबंधों में निर्णयों की पुष्टि के लिए उदाहरणों को प्रस्तुत करना इनका एक सहज स्वभाव रहा है। इसीलिए उद्धरण बहुलता इनकी निबंध शैली की एक विशेषता बन गई। इनके निबंधों में भारतीय संस्कृति का उदात्त रूप व्यक्त हुआ है। इनके कथन प्रामाणिक हैं और इनकी शैली में आत्मविश्वास की झलक मिलती है। इनकी शैली का प्रधान रूप विवेचनात्मक है। हिंदी साहित्य के इतिहास में अपनी मौलिकता, विचारशीलता और विद्वता के लिए चिर स्मरणीय रहेंगे। प्रस्तुत निबंध राष्ट्र का स्वरूप इनके पृथ्वी पुत्र नामक, देख लीजिए कहाँ से लिया गया है, राष्ट्र का स्वरूप पृथ्वी पुत्र नामक निबंध से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस निबंध के लेखक ने बताया है कि राष्ट्र का स्वरूप 3 तत्व से मिलकर, 3 तत्व कौन? पृथ्वी जाने रहे, जन और संस्कृति। पृथ्वी को माता, पृथ्वी को क्या माना है? माता। पृथ्वी को माता, पुत्र, राष्ट्रीयता भावना, उद्देश्य आवश्यक है, इसमें यही सब माना गया। ठीक है,
अब अगला देखिए, राष्ट्र का स्वरूप। हम इसके बारे में अब अध्ययन करते हैं कि राष्ट्र का स्वरूप। अब पहले राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र माने अपना देश, ठीक है, राष्ट्र माने देश का स्वरूप कैसा होना चाहिए, रूप यानी राष्ट्र का रूप कैसा होना चाहिए। और अभी हमने पढ़ाया था कि इस निबंध, यह एक निबंध है। राष्ट्र का स्वरूप क्या है, एक निबंध है। तो प्रस्तुत निबंध में डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने पृथ्वी पुत्र से लिया है। कौन सा राष्ट्र का स्वरूप में हमने ऊपर समझाया था। इसके लेखक जो हैं ये राष्ट्र के स्वरूप निर्मित है तीन। कौन, एक पृथ्वी यानी भूमि लिखा हुआ है ना आपके सामने समक्ष, लिखा हुआ है भूमि। क्या लिखा है, भूमि लिखा है। भू माने पृथ्वी के बारे में लिखा गया है। जन मीन्स लोगों के, मनुष्यता के बारे में लिखा गया है। और संस्कृति माने मनुष्य की, लोगों की जो संस्कृति है उसके बारे में इन्होंने, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने अपने लेखनी लिखी है राष्ट्र के स्वरूप में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, हम पढ़ते हैं और आप भी साथ साथ अपने मन में पढ़ते रहिएगा। पढ़िएगा तभी तो प्रश्न आंसर दे पाएंगे, प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। इसी से तो प्रश्न बनता है ना। इसका सारांश हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, तभी तो उसका उत्तर हम दे पाएंगे। चलिए पढ़ते हैं। भूमि मीन्स धरती। भूमि मीन्स क्या है, धरती। भूमि पर बसने वाला, भूमि पर बसने वाला यानी रहने वाला। जन माने लोग, और जन की संस्कृति, अभी हमने बताया था ना, जन की जो संस्कृति है, इन तीनों के सम्मिलित सम्मिलित से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। ठीक है, पृथ्वी से, लोगों से और लोगों की संस्कृति से मिलकर एक राष्ट्र का स्वरूप का निर्माण होता है। यह हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी बता रहे हैं। भूमि का निर्माण देवों ने किया है। ऐसा कहा है कि भूमि का जो निर्माण है हमारे देवों ने किया है, देवताओं ने किया है। वह अनंत काल से है। अनंत माने जिसका अंत ना हो, जिसका कोई अंत ना, अनंत काल से है। इनके भौतिक रूप, भौतिक माने अंदर का जो संरचना है, भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप, पार्थिव मीन्स होता है जिसकी मृत्यु हो जाए। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, बहुत ज़्यादा बनती है क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। जिसके जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती माने आगे बढ़ेगी, फैलेगी, फूलेगी। ठीक है, हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ जुड़ी, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, एक मिनट पेन ले लेते हैं। जो राष्ट्रीयता लिखा, राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, निर्मूल मूल माने जड़, यानी बिना जड़ के, बिना कोई उसका अस्तित्व नहीं रह जाता है उस राष्ट्र का। ये कहने का मतलब लेखक जी का यही है। तो राष्ट्रीयता की जड़ें देखो आ गई ना, की जड़ें पृथ्वी, राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होगी, अर्थात हमारा प्रेम राष्ट्रीयता से जितना गहरा होगा, जड़ में एक प्रेम ही है ना, हम प्रेम जितना करेंगे राष्ट्रीय से उतनी गहरी होगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। अंकुर मीन्स, अंकुर माने वही बचपना। ठीक है, या कहते हैं ना फले फूले, हमारा देश क्या हो, आगे बढ़े, फले फूले, तो अंकुरित वही है, अंकुरित हो, पल्लवित होगी माने फैलेगी।
इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अद्दापांत लिखा है, क्या लिखा है, एक मिनट रुको, रुक जाओ, अद्दोपत, क्या लिखा है, अद्दोपांत जानकारी प्राप्त करना है। उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। ठीक है, आवश्यक धर्म है। इस कर्तव्य की मूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का वह संबंध है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। अब देखिए यहाँ एक लिखा है सांगोपांग लिखा ना। सांगोपांग माने अध्ययन पृथ्वी के संग संग, यानी हर वातावरण संस्कृति के सांगोपांग माने साथ साथ, पृथ्वी के साथ साथ हमें उनकी जागरणशील राष्ट्र का बहुत ही उसका कुशल प्रश्न के लिए हमें बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। गांव और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ माने बादल, यानी जो हमारी पृथ्वी है जो उसमें हमारी मिट्टी है ना, किसान के लड़के हैं सब, भारत किसानी पर ही डिपेंड है ना। तो लिखा है उपजाऊ, यानी जो पृथ्वी की मिट्टी है उसको उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ माने बादल, जो प्रतिवर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से इसे सींचते हैं, यानी अमृत वर्षा करते हैं, सींचते हैं, हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आने चाहिए। उन्हें मेघ जलों से परिवर्धित प्रत्येक त्रिडालता और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना ही हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार जब चारों ओर से हमारे ज्ञान का कपाट खुलेंगे, तो सैकड़ों वर्षों से शून्य और अधिक अंधकार से भरे हुए जीवन इस प्रकार के चारों ओर हमारे कपाट खुलेंगे, तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्र में नया उजाला दिखाई देगा। समझ रहे हो ना बात? कितनी अच्छी बात वासुदेव सुंदर अग्रवाल जी ने कहा है। आप ध्यान से पढ़िए, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है और समझ में आ जाएगा। ये कहो कि हम थोड़ा सा पढ़ लें, इसके बाद हम प्रश्नोत्तर पे चले जाएं और प्रश्नों का जवाब दे दें, तो ऐसा कतई नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आप लोग बुक से पढ़िए या हमारे वीडियो से पढ़िए, आप लोग के लिए ही यह बनाया गया है। आप लोग सहयोग दीजिए और अच्छी वीडियो, अच्छे अंक से पास होने के लिए हमारे वीडियो में बने रहिए। ठीक है, और डेली आपके लिए यहाँ से पूरा सिलेबस आपके पास जाएगा और तैयार भी हो जाएगा। आप केवल धैर्य बनिए और सहयोग दीजिए। आगे देखते हैं। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती। वसुंधरा, धरा माने धारण करने वाली, वसु माने होता है अमूल्य, जैसे धन संपत्ति जिसको कहा था उसी को वसुंधरा कहलाती है। धरा माने धारण करती है, क्या धन संपत्ति को धारण करनी, कौन? पृथ्वी। ठीक है, वसुंधरा कहलाती। उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। पोषण माने खाना पीना, यानी अनेक प्रकार की धातु हमारे पृथ्वी के गर्भ में मिलता है ना। हाँ, वही दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी को गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे
जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति ने अनगढ़ नग विंध्य, विंध्य माने होता है पहाड़ की नदियों के प्रवाह से सूर्य की धूप से निकलते रहते हैं। उनके जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक हाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वह अनमोल हो जाते हैं देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में। इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है, अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर के जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, राशियां, एक मिनट को ऊपर कर लेते हैं इसको बच्चों, हाँ राशियां हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नौकों के हृदय में उन सबके प्रति जिज्ञासा माने जानने की इच्छा होनी चाहिए कि नई किरणें जब तक नहीं फूटती तब तक हम सोए हुए के समान हैं। यानी जब तक अंधेरा है तब तक हम ऐसा लगता है कि हम जीवन में सोए हुए हैं। आगे देखिए, विज्ञान क्या है? विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट खड़ा करना है। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ना चाहिए। यही हम भी सिखाते हैं कि परिश्रम करिए, हमारे साथ आप लोग परिश्रम करिए और आगे हम बढ़ते रहिए। अच्छे से अच्छे अंक से आप लोग पास होंगे, यह मेरा आशीर्वाद आप सबके साथ है। हाँ, लेकिन परिश्रम करिए, अथक परिश्रम करिए। अच्छे से अच्छे अंक पाना है तो सभी लोग एक दूसरे से और ज़्यादा मेहनत करिए। अगर ज़्यादा नंबर लाना है तो एक छात्र है, वो भी पढ़ रहा है, वो भी मेहनत कर रहा है, आप भी छात्र हैं, आप भी पढ़िए, उससे ज़्यादा पढ़िए, ठीक है, ज़्यादा नंबर लाइए। हाँ, तो परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ना चाहिए। हमारा यह ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता ना रहे, मतलब अछूता ना रहे। सभी लोग इस परिश्रम, अथक परिश्रम में भाग लें, तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूप मंडल प्राप्त किया जा सकता है। राष्ट्र का स्वरूप मतलब होता जो नवयुवक हैं वो परिश्रम करें राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए। अब देखिए, हमने अभी पृथ्वी के बारे में पढ़ा है ना, तो पृथ्वी में हमें सब कुछ धन रत्न अपने गर्भ में छिपाए रहती है, पोषण देती है और अमूल्य रत्न से भरा हुआ है पृथ्वी। अब लोगों के बारे में हमें पढ़ना है। हमने अभी तक पृथ्वी के बारे में पढ़ा। अब देखिए, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन या होने से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है और पृथ्वी माता है, और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। जन पृथ्वी का पुत्र है। संस्कृत में लिखा, माता भूमि पुत्र हम पृथिव्या, हम भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। ठीक है, आगे देखिए, जन के हृदय में यानी लोगों के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रता की कुंजी है। यानी उसके हृदय में अगर प्रेम, राष्ट्र के प्रति प्रेम उठ जाए तो उससे बड़ी राष्ट्रता की कुंजी क्या हो सकती है। यही समझाने की कोशिश डॉक्टर साहब कर रहे हैं। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते, बीज उत्पन्न होंगे राष्ट्र के निर्माण के लिए। यह भाव जब सशक्त रूप से जागता है, यानी युवाओं के अंदर यह प्रेम जब मुड़ता है, उठता है, जागता है, तब राष्ट्र के निर्माण के
स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करते हैं। जहाँ यह भाव नहीं है वहाँ जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है। जड़ माने जड़ नहीं, जड़ माने होता है जड़ बुद्धि, कहते नहीं है। हाँ हाँ, वही चीज, अचेतन और जड़ कुछ ना होने पाए। जब समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र का संबंध पहचानता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उनका परमाण भाव मातृभूमि के रूप में प्रकट हो जाता है। और लिखा क्या है, नमः नमः मात्रै पृथ्वी नमो, नमः लिखा, नमो, एक मिनट रुक जाओ बच्चों, कट रहा है ना। हाँ, नमो लिखा है। नमो मात्रै पृथ्वी नमो मात्रै पृथ्वी, माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है, यानी नमस्कार है, प्रणाम है। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन, इसको आप लोग जरूर से जरूर याद कर कर लिखिएगा, ठीक है। यह चीज जरूर से जरूर लिखिएगा आप लोग। तो यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र का संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। वह एक निष्कर्ण धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम और पुत्र का अधःपतन को सूचित करता है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है, उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। जो पृथ्वी के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हैं। ये जन अनेक प्रकार कहाँ गया, ये जन अनेक प्रकार, यहाँ देखिए, अनेक प्रकार की भाषाओं बोलने वाले और अनेक धर्मों के मानने वाले हैं। फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं और इनके कारण अनेक सौहार्द भाव अखंड संबंध अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। कितनी अच्छी बात है। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में जब सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है, समन्वय के मार्ग पे भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। तो राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है, तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश ही असमर्थ रहेगा। इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित करना चाहिए। और क्या है, जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों के भूमि माने 100 वर्ष पहले, कह रहे 100 वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म्य प्राप्त किया है।
जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, जीवन भी अमर रहेगा। इतिहास से इनके अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिससे कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। अब आइए तीसरा देखिए, तीसरा है संस्कृति। क्या है? संस्कृति। संस्कृति राष्ट्र का तीसरा अंग डॉक्टर साहब ने संस्कृति को माना है। मनुष्यों ने युग युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है, वही उसके जीवन का श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कमबद्ध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास पर अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र का वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं, तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृत के सौंदर्य और सौरभ में भी ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के लिए इस युक्ति को निश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृति को विकास करती है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियाँ राष्ट्र में विकसित होती हैं, परंतु उन सब का मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर है। ठीक है, बहुत अच्छी बात लगी। एक एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है इनकी, और कोई समझाने वाली बात नहीं। आप लोग को जहाँ समझाने की जरूरत पड़ती है हम समझा देते हैं। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते और पारस्परिक सम्मिलित से अवरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां ठीक है, अनेक विधियां हैं, राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं, और समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। सुखदायी क्या है? रूप है। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूप में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है, वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि ब्रह्मारूप की दृष्टि से संस्कृत की ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है, वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उसमें आनंदित होता है। इस प्रकार का उदार भावना ही विविध जनों को बताने के लिए
स्वास्थ्य कर है, यानी जो राष्ट्र का स्वरूप है स्वास्थ्य कर है, यानी अच्छा है। गांव और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है, जहाँ से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। राष्ट्रीय संस्कृति में परिचय काल में उन सबका स्वागत करने की आवश्यकता है। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता, वरना अपने वरदान से पुष्टि करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है। उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं, वासुदेव सरोवर अग्रवाल जी। ठीक है, अब आगे देखिए, हमें प्रश्न उत्तर पर चलते हैं। 1 मिनट पानी पी ले तब। चलिए ठीक है, तो अब आ जाइए, हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अब बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको मत करिएगा, वो ठीक है। अभी जो हमने सारांश पढ़ा है उसी से संबंधित ये प्रश्न है। अब प्रश्नों की तरफ देखते हैं और पढ़ते हैं प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों, पहला है निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला अभी हमने सारांश का दिया गया है, इसको पढ़े हैं कि भूमि भीम, ये तो पढ़े डाट डाट ना। लिखना क्या है, पहले लिखेंगे संकेत। पहले क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे, हमने अपने बच्चों को बताया है। हाँ, हमारे बच्चे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या पढ़ना है उनको, ठीक है। संकेत लिखेंगे, इसके बाद संदर्भ लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, ठीक है, प्रसंग, फिर व्याख्या। यह देखिए लिखा है, पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि उपरयुक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। पहला क्वेश्चन हमारा था, ऐसा लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश शीर्षक क्या है, राष्ट्र का स्वरूप, और लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव सरोवर अग्रवाल। दूसरा क्वेश्चन आ जाए, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा जो कर्तव्य है क्या है, वो हमें यहाँ इसी से देखिए, एक बहुत ही इजी हमने आप लोग से बताया था क्लास में कि हम आपको बताएंगे कि कैसे आप लोग को व्याख्या कैसे करना है। तो देखिए, ये हमारे सामने ये लिखा गया ना, ये है हमारे सामने, ये है ना, इसी से हमें उत्तर भी ढूंढना है, इसी से हमें उत्तर ढूंढना है। तो पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, सारांश को ध्यान से अगर जो बच्चा पढ़ा होगा वो तुरंत आंसर दे सकता है, तुरंत का तुरंत दे सकता है। और जो स्किप किए हैं, जो बहुत अपने आप को होशियार बच्चे समझ रहे हैं, तो उनकी बात ही निराली है, उनकी बात क्या कहना। तो दूसरा क्वेश्चन है, पहले हम क्वेश्चन एक बार समझ लेते हैं कि राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा गहरा कर्तव्य क्या है। देखिए लिखा है कि हमारा आवश्यक कर्तव्य, लिखा है ना, हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है ना, आवश्यक कर्तव्य है क्या है, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति, यहाँ से है उसके भौतिक और यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। पहला आंसर ये है, पहला मिल गया आंसर सबको, हमारे बच्चों को, हाँ ठीक है। तीसरा देखिए, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। अब निर्मूल कहा है, अब देखिए कहाँ कहा है निर्मूल, यहाँ कहा है, यहाँ कहा है। तीसरा का आंसर है, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होता है, ठीक है। चौथा ये देखिए, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, हमें इसको बताना है। सच्चे अर्थों में यह पृथ्वी, देखो यहाँ से देखिए, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में राष्ट्र विचार की जननी है, समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। सबको मिल गया ना, यहाँ से यहाँ, यह पृथ्वी, ठीक है।
अब आइए पाँचवें पर, चौथे का आंसर है ना, पाँचवें पर आ जाइए। अब पांचवा थोड़ा देखिएगा ध्यान से, पांचवा क्या कह रहा है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब व्याख्या जहाँ करना है तो हमें पर्यायवाची लिखना है ना, जैसे शब्द जो लिखा है राष्ट्रीयता का राष्ट्रीयता ही लिख दिया, या हमारा देश लिख दीजिए, ठीक है। ऐसा मतलब अपने शब्दों को बदल बदल कर लिखना है। जैसे लिखा है, राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी से जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर प्रज्वलित होगा। अर्थात लिख देना कि हमारे देश में जितने ही राष्ट्रीयता पैदा होगी, यानी हमारे राष्ट्र के प्रति जितना ही प्रेम उत्पन्न होगा, ऐसा लिख सकते हैं कि राष्ट्रीयता के प्रति जितना ही प्रेम गहरा होगा, जितना ही उत्पन्न होगा, जितनी ही अंकुरित होंगी, जितनी चारों तरफ प्रेम फैलेंगी, उतना ही हमारा राष्ट्र का स्वरूप बदलेगा। इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप को आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा की पहचानना और धर्म है, आवश्यक धर्म है। यानी संस्कृति को पहचानना, हमारे धर्म यानी धर्म को पहचानना, हमारे राष्ट्र के प्रति प्रेम को पहचानना, ये हमारा धर्म है। ये हो गया, व्याख्या आपका हो गया। आइए छठा पे, भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का परिणाम क्या है, ये हमें ढूंढना है। तो इसका आंसर हमें देखिए मिल जा रहा है यहाँ पे, यहाँ से, ठीक है, मिल गया ना, छठे का आंसर है, ठीक। आइए अब देखते हैं सातवां, किसके सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। किसके, अभी हमने पढ़ा है, अभी हम लोग ने पढ़ा है ना, हम लोगों ने, किसके सम्मिलन से। तो देखो यहाँ लिखा है, देखो, भूमि, भूमि पर बसने वाले जन, संस्कृति, यहाँ से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। ठीक है बच्चों, मिल गया सबको। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी विचारधाराओं की जननी है, ठीक है। और हमारी राष्ट्रता कैसे बलवती हो सकती है, तो कैसे हो सकती है, हम राष्ट्र से प्रेम करें, राष्ट्र से प्रेम करके, ठीक है। अब अगला देखिए, ऐसे ही ऐसे दूसरा है, हम पढ़ सकते हैं खा वाला। तो शीर्षक का नाम सबको पता है, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। राष्ट्र की कल्पना कब असंभव, तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है कब, पृथ्वी हो, यहाँ देखिए एक मिनट, पृथ्वी हो, पृथ्वी हो तो असंभव है, यहाँ तक है तक, ठीक। पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं, तो क्या करते हैं, राष्ट्र का स्वरूप करते हैं ना, यहाँ पृथ्वी संपादित करते हैं, ठीक है बच्चों। ऐसे ऐसे ढूंढ लेना, अब ऐसे सारे प्रश्न कर देना और कमेंट में हमको बताना कि हाँ सर कर दिए हैं, और नहीं कर पाए हो तो कमेंट में बताना, हम ज़रा करा देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आप लोग, ठीक है, हर बच्चे के पास पहुँचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।